हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पार्ट 2 इकोनॉमिक्स। ठीक, क्लास 11th। हमने लास्ट पार्ट में देखा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से। सो व्हाट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन? क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए 2 स्टेप्स में प्लान किए गए थे। पहला स्टेप था कि फार्मर्स को उनकी ओनरशिप इस्टेब्लिश की जाए। ओके। एंड दूसरा स्टेप था कि अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक, फार्मर को उनकी ओनरशिप इस्टेब्लिश की जाए और फिर हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था। लेकिन हम ये करते कैसे? क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि 75% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड स्टिल देयर वाज वेरी लो प्रोडक्टिविटी एंड वी हैव monsoon for agriculture. We were dependent on monsoon for agriculture. Even till date, majority of farmers are still dependent on monsoon for agriculture. So there were some great reforms and policies launched by the government. There were lack of proper irrigation facility and these people were using old tools and techniques. Okay, so उनके पास modern seeds नहीं थे जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ठीक, ज़्यादा एफिशिएंट हो। उनके पास टेक्नोलॉजीज़ पुरानी थी, तो उससे क्या थी कि एग्रीकल्चर वाज स्टैगनेंट। तो सबसे पहले क्या किया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, और उससे क्या हुआ कि वीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन है काफ़ी बूस्ट अप हो गया। इसको और भी कोर्स ग्रेन एंड क्रॉप्स के लिए यूज़ किया गया, बट वीट एंड राइस फॉर they get the major boost. HYV seeds required correct proportion of fertilizer, pesticide and irrigation. Now जो HYV seed technology थी वो fertilizer, pesticide, irrigation का एक correct proportion में, this technology required some modern facility. But problem was कि majority of farmers जो थे वो were belong to low underprivileged और poor category, ठीक, इनकम फार्मर्स। तो उससे क्या हुआ कि उनके पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो उस फैसिलिटी को अफोर्ड कर पाएँ। तो 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन को अचीव किया गया। फर्स्ट फेज़ में मिड 1960s टू मिड 1970s यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी वर restricted to the more affluent state or more rich states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And then second stage में इसको a larger part of in country में इंट्रोड्यूस किया गया, अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज में। इनिशियल क्रॉप वाज wheat growing region and then benefited more variety of crop and it enabled India to achieve sufficiency in food grain and we no longer had to be at the mercy of other nation to meet our food requirement. So in short we achieved the food security. Okay, but only increasing production was not enough क्योंकि हमने सेल्फ रिलायंस तो अचीव कर लिया है, बट फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का क्या फ़ायदा जब जो फूड प्रोडक्शन जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी जो हमारे फार्मर्स ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। सो 75% हमारे फार्मर इंगेज से एग्रीकल्चर में उन्होंने फूड प्रोड्यूस किया, बट 75% ने जब कंज्यूम कर लिया तो हमारे पास बचा ही क्या फूड से? हमारे पास बहुत ही कम बचता था फूड मेजर पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और फिर मार्केट सरप्लस वाज वेरी लो, इन शॉर्ट यू कैन से। तो ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, लार्ज प्रोपोर्शन कंज्यूम बाय फार्मर्स, नो हेल्प टू इकोनॉमी, बिकॉज जब तक आप बेचोगे नहीं, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, तब तक इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करोगे? तो द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस। तो it was called market surplus, but then a good proportion of the rice and wheat produced during these green revolution was sold by the farmers in the market. लेकिन ऐसा हुआ नहीं actually, because we were managed to achieve surplus in few of the crops, जो जिसमें से जो हमारे मेजर एंड बेसिक क्रॉप्स है राइस एंड वीट, एंड फिर उसको मार्केट में फार्मर्स ने बेचा, गवर्नमेंट ने ख़रीदा और गवर्नमेंट ने उसको स्टोर किया, स्टॉक किया,
और गवर्नमेंट ने जो अपने अलग सोशलिस्ट एजेंडा थे, जो अंडर प्रिविलेज और पुअर पीपल थे, उनको वो ग्रेन काफ़ी सस्ते दाम में बांटा एंड अपने जो भी अपने क्या कहते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको कंप्लीट किया, सोशलिस्ट गाइडलाइंस पे जो भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे। द थिंग इज़ कि जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है तो देयर इज़ रिड्यूस इन प्राइसेस। ये रिड्यूस इन प्राइस जो है इट बेनिफिटेड द लो इनकम ग्रुप एंड हेल्प गवर्नमेंट टू स्टोर द फूड फॉर द क्राइसिस। बट आपको पता है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स पुअर थे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी उनके पास, और उनके पास वो मॉडर्न फैसिलिटी नहीं थी जिससे वो, या कैपिटल नहीं था जिससे वो मॉडर्न फैसिलिटी को एंडोर्स कर पाएँ, ठीक, अप्लाई कर पाएँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला और सब्सिडी का, ठीक, सब्सिडी एंड चीप लोन्स। गवर्नमेंट ने क्या किया कि सब्सिडी और चीप लोन जो है वो देना शुरू किया इन फार्मर्स को। तो जो सब्सिडी और चीप लोन था वो जो इनके इनपुट कॉस्ट था जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता था फॉर दीज फार्मर्स, उसको ये कंपनसेट करने लगा, ठीक। तो जो सब्सिडी से पैसा आता था वो इनपुट कॉस्ट में ये लोग इन्वेस्ट करते थे, और क्या हुआ कि इसकी वजह से इन सम टाइम हमारे जो स्मॉल फार्मर्स थे वो भी मेजॉरिटी फार्मर्स की तरह ही प्रोडक्शन अपना करने लगे। एंड विदाउट लोन्स एंड सब्सिडीज द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। सो हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्सिडी, ठीक। सब्सिडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल played an important role in development of agriculture and industries also. But then there was debate. There is this debate over subsidy that whether it is important for in today's era or not. यहाँ पे मैंने कुछ facts mention किए हैं। India gave $22.5 billion as input subsidy, including support for irrigation, fertilizer and electricity in 2017 and 18, ठीक। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट रीड यू ऑल दीज। मैं चाहूँगा कि आप स्लाइड्स को यहाँ पे पॉज करो, आप इसे पूरा पढ़ो। मैं आपको बेसिक्स क्रक्स समझा दे रहा हूँ कि क्या हुआ था इससे, कि जो सब्सिडी के क्रिटिकल हैं वो ये बोलते हैं कि जितना पैसा हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी में इन्वेस्ट कर रही है उतने पैसे में वो एक स्ट्रॉन्ग, एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है हमारे फार्मर्स को, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। क्योंकि सब्सिडी इज़ फॉर शॉर्ट टर्म एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी फॉर लॉन्ग टर्म। कुछ क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि जो सब्सिडी से जो पैसा है, जो जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसका अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो पुअर फार्मर्स नहीं है। क्योंकि इनिशियली देखिए सब्सिडी तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर्स को, उनके पास पैसा आता है, वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, अपने कल्टीवेशन, अपने हार्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, क्रॉप में इन्वेस्ट करते हैं। तो लेकिन जो क्रॉप जब ढेर सारा, भले वो क्रॉप मेजॉरिटी में होता है, ठीक, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बट देन सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड कम रहती है, तो वो क्रॉप जो होते हैं बहुत सस्ते में बिकते हैं मार्केट में। तो जब बहुत सस्ते में बिकते हैं मार्केट में तो फिर से फार्मर्स के हैंड में पैसे नहीं बचते, फिर से बचते नहीं है तो फिर से उनको लोन लेना पड़ता है, और इस तरह फार्मर जो है एक कंटिन्यूस साइकिल में, एक लोन साइकिल में फंसा रहता है, ठीक। कुछ क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट इसलिए सब्सिडी देती है क्योंकि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस नहीं बढ़ा रही। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस वो प्राइसेस होती है जो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट एंटिटी प्रोक्योर करती है क्रॉप्स फार्मर्स से। एक फैक्ट है कि अंडर द एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। अंडर द एक्ट द प्राइस ऑफ राइस हैज़ बीन केप्ट अनचेंज एट ₹3 किलो। तो मतलब जो प्रोक्योरमेंट होता है ₹3 किलो पर किलो पे होता है, एंड जो वीट है वो ₹2 पर किलो पे, ₹2 किलो पे प्रोक्योर करते हैं। तो दिस इज़ वेरी लो। तो दीज आर सम क्रिटिकल ऑब्जेक्शंस, ओके, जो फॉर्म में है सब्सिडी के। एक कुछ क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि सब्सिडी क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं है
सब्सिडी अब जो बेनिफिट अल्टीमेट जो उनके बेनिफिशियरी उनको नहीं पहुंचाता है, तो इट एक्ट्स लाइक यू कैन से इट एक्ट्स लाइक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बजट। ठीक, कुछ क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि इन लॉन्ग टर्म जो जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है एक तरफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, बट एक फिर दूसरी तरफ वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्या कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है। केमिकल कंपनीज आती हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज आती हैं, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की कंपनीज आती हैं। तो मतलब ऑल इन टोटल जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ रहा है, हमें पॉजिटिव चाहिए, बट इट इज़ ज़ीरो और नेगेटिव। ठीक, फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करने से कुछ रीजनल दिक्कतें भी आती हैं, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हेल्थ डिज़ास्टर वगैरह वगैरह फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। जो लोग सब्सिडीज़ को सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं कि सब्सिडीज़ जो होती है, सब्सिडी इज़ द रीज़न वाई द इनपुट प्राइस इज़ लोअर, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बिकॉज अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो फार्मर्स के पास इतना पैसा रहेगा नहीं कि वो इन्वेस्ट कर पाए और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिस हेल्प्स द फार्मर टू यूज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, बट देन अगेन एक सर्वे हुआ था जहाँ पे ये बोला गया कि एग्रीकल्चर सर्वे था जहाँ पे ये बोला गया कि 99.43% ऑफ फार्म होल्डिंग्स आर लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स। तो आई मीन ये पैसा जा कहाँ रहा है? इवन दो यू आर, एक तरफ ये क्लेम है कि दे ट्राई न्यू स्टफ, बट तो भी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे से पैसे लो, उससे आप बिज़नेस खड़ा करो, आप अमीर बन जाओगे, बट लेकिन आप मेरे से पैसे लेते हो और आप वहीं के वहीं रहते हो, तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ माई मनी एंड वेस्ट। तो हमें मतलब कुछ और करना चाहिए। इससे अच्छा मैं आपको कोई एक फैसिलिटी दे दूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूँ, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म दे दूँ जहाँ पे आप अपने बिजनेस को खड़ा कर पाओ। सो यू कैन रीड अदर पॉइंट्स ऑल्सो, यू कैन जस्ट पॉज इट एंड गो अहेड। प्राइस एज ए सिग्नल। सी, आइडल कंडीशन में क्या होता है? जब आइडल कंडीशन में सेंस जब देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, जब सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड कम होता है, ठीक, तो हमारा प्राइस जो होता है वो रिड्यूस करता है। जब सप्लाई कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है तो हमारा प्राइस इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल अभी पिछले साल आपने देखा था ऑनियन जो है, ऑनियन बहुत ज़्यादा उसका रेट हाई हो गया था, 120 रुपये किलो तक बिकने लगा था बेंगलोर जैसे शहर में। क्यों? क्योंकि ऑनियन की सप्लाई कम थी और उसकी डिमांड ज़्यादा थी। फिर इंडिया को ऑनियन जो है इजिप्ट से इंपोर्ट करना पड़ा था और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ा था। जब सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, डिसाइड करता है प्राइस, और वो होता है परचेजिंग पावर। ठीक, फॉर एग्जांपल सप्लाई और डिमांड इक्वल है कि हर आदमी एक एप्पल अफोर्ड कर सकता है, बट मेरे पास परचेजिंग पावर है कि मैं 10 एप्पल खरीद सकता हूँ। तो मैंने कंपल्सिव बाइंग की, मैंने एक पैनिक बाइंग की जो कि कोरोना वायरस के टाइम पे देखा होगा आपने, और उससे क्या हुआ कि मैंने 10 एप्पल खरीद लिए। अब क्या हुआ कि पहले 100 लोगों के लिए 100 एप्पल अवेलेबल था, अब मैंने 10 एप्पल खरीद लिए, तो अब 99 लोगों के लिए 90 एप्पल अवेलेबल है। तो अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गया, तो फिर प्राइसेस अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएंगी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट जब सब्सिडी आता है तो ये वैल्यू हाइड हो जाती है। सब्सिडी हेल्प्स इन मास्किंग द ओरिजिनल और एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल सब्सिडी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सप्लाई। ठीक, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होता है तो प्राइस रिड्यूस होता है। ये आइडल कंडीशन की तरह ही एक्ट करता है। देयर इज़ नो मेजर चेंज। तो व्हाट द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी? ये सब्सिडी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सप्लाई, दैट्स ट्रू, बट व्हाट इज़ द अल्टीमेट मोटिव? जब हमें फार्मर्स को एंड में उनको उनके मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा है। तो सेकंड थिंग इज सब्सिडी इज़ लेस देन डिमांड। तो इज़ देयर एनी मार्केट डिफिसिट और इज़ देयर एनी रिडक्शन इन प्राइस? वेल नो, क्योंकि इवन तो सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड और हमने यहाँ पे सब्सिडी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे क्या होता है कि सप्लाई जो है हमारी बढ़ जाती है, ओके, और या जो डिमांड से होने वाले जो लॉसेज हो या प्रॉफिट होते हैं उसको कंपनसेट कर देती है। एंड सब्सिडी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट।
जब इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होता है तो सप्लाई जो है डिमांड की इक्वल हो जाती है। बट देन अगेन हमारा परचेजिंग पावर वाला फैक्टर आता है कि कौन कितना खरीद सकता है। ठीक, अगर लोग ज़्यादा कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल का एग्जांपल मैंने भी आपको मेंशन किया था, तो सब्सिडी इन एब्सोल्यूट वे अगर आप देख सकते हो तो द होल आइडिया ऑफ सब्सिडी इज़ द होल वैल्यू ऑफ सब्सिडी इज़ मास्क्ड, ओके, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव और ज़ीरो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। नाउ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे इज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। 1950 से 1990 के टाइम पे द कंट्रीब्यूशन वाज ऑलमोस्ट 64.9%, 67.5%, 65% के आसपास आप मान सकते हो। बट 2011 में सॉरी इट इज़ द कंट्रीब्यूशन, वही मैं सोचूँ इतना ज़्यादा कैसे है कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ जॉब। ठीक, तो जॉब के टर्म पे देखते हैं, एक लाइवलीहुड के एस्पेक्ट में देखते हैं, तो कंट्रीब्यूशन ये था कि 67.5% जो थे 1950 में, 64.9% 1990 में डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे फॉर देयर लाइवलीहुड। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 61.5% एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। आज के जो रिसेंट हमारे एक्सपर्ट एस्टिमेट करते हैं कि 55 to 60% स्टिल आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। That okay, but the percentage of marginal household with less than 1 hectare of farmland come down from 62.9% to 22.5%. Why? Because इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इवन द गवर्नमेंट इज़ क्लेमिंग और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, बट इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये वही पूरा हाउस होल्ड है, और इसलिए वो जिनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से, और इसलिए वो शहर जाते हैं, लेबर्स के काम करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। Okay, so like if you are working as a labor, it is confirmed that you will get 500 rupees for a day, ठीक, irrespective of the input you give, okay, or I'll say the respective output you are achieve, but एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता है। अगर एग्रीकल्चर में आपने 100% इनपुट दिया लेकिन आपका आउटपुट क्रॉप फेल हो गया, नेचुरल रीज़न हो सकते हैं, मानसून हो सकता है, पेस्ट हो सकते हैं, तो यू आर अगेन बैक एट ज़ीरो। सो एंड टुडे द सेक्टर द कंट्रीब्यूशन इट कंट्रीब्यूट टू 16% ऑफ द इंडियन जीडीपी, एंड दिस नंबर इज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। दिस मीन्स दैट आवर फार्मर्स आर नॉट विलिंग टू डू फार्मिंग, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। आप लोग बस ये सोचो कि अगर फार्मिंग नहीं होगी तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। मैंने आपको पिलर्स बताए थे इकोनॉमी के स्टार्टिंग में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। ओके, हमने प्राइमरी देखा एग्रीकल्चर। उस टाइम पे सर्विस एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में उतनी डेवलप नहीं थी, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सेकेंडरी आई मीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे इंडियन मार्केट वाज नॉट एन ओपन मार्केट। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक एम्फेसिस था 5 ईयर प्लान का, और इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशन। ऑफ कोर्स अगर आपके पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो आप के पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आपके पास जितनी वैरायटी की इंडस्ट्री है आप उतने ही वेरीड प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर पाओगे। एंड इट प्रोवाइड्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। Currently the contribution is 31% of GDP। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो उस टाइम पे जो भी इंडस्ट्रीज़ थी बहुत ही कम तो थी, और काफ़ी नैरो स्कोप था उनका। एंड दे आर लिमिटेड इंडस्ट्रीज़, लिमिटेड टू टेक्सटाइल लाइक जूट एंड कॉटन एंड आयरन एंड स्टील। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं थी। देयर वर नो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, समथिंग लाइक दैट, सीमेंट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So that's why industry was a major force in economic, or I mean being in the industry being the pillar of economic development, उस पर ध्यान दिया गया। कंडीशन मैंने आपको क्या, अब लेकिन क्या हुआ कि इंडस्ट्री नीड्स कैपिटल, ठीक,
उस टाइम पे कंडीशन था कि हमारे इन्वेस्टर्स के पास कैपिटल नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। जिनके पास कैपिटल था उनका ये कहना था कि हमारे पास मेजर मार्केट नहीं है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके पैसे हमें मतलब रिटर्न मिले, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न नहीं मिला तो फिर इंडस्ट्री डूब जाएगी। दैट्स अ लॉस सिनेरियो। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ, ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना था और गवर्नमेंट ने वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट गवर्नमेंट ने भी वही गलती की जो अभी मैंने आपसे बोला कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्वेस्ट किया विदाउट थिंकिंग अबाउट रिटर्न। और एक टाइम ऐसा आया कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे रिटर्न करने, आई मीन लोन लेके उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए, और एक टाइम पे ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बिल्कुल ही डिप्लीट हो गया था। हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो जब कंडीशन ऐसी थी तो किसी न किसी को कमान संभालनी थी, तो ये कमान स्टेट ने संभाली। और जब स्टेट ये कमान संभालते हैं तो हमें पता है कि वो सोशलिस्ट फ्रेमवर्क कहलाता है। तो जब सोशलिस्ट फ्रेमवर्क केम इनटू पिक्चर तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि लेट द स्टेट कंट्रोल द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, लेट स्टेट बी द वेल विशर ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर द इकोनॉमी इन आवर कंट्री। फिर सोशलिस्ट फ्रेमवर्क, इसमें क्या हुआ कि जो पॉलिसीज डिफाइन की गई उसमें प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दोज पब्लिक सेक्टर एंड विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। तो पब्लिक सेक्टर वर लीडिंग द वे एंड प्राइवेट सेक्टर वर इधर द कंप्लायंट और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक सेक्टर कोई मेजर इंडस्ट्री को ओपन किया है तो प्राइवेट सेक्टर भी, अगर प्राइवेट सेक्टर वाज वर्किंग अंडर दैट इंडस्ट्री, सो it means that government can literally interfere with the work of industry. Result क्या था कि their state owned the industry. State had complete complete monopoly over the industries. Industrial policy resolution 1956 में इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। It was formed in accordance with the goal of state controlling the economy. It comes in picture on second 5-year plan. There is a resolution classified industry first category. It was the major industries owned by the state. Second category, it was those industries that can help as supplementary effort to the state sector. For example, अगर state एक bread factory को own करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री वुड बी अ फूड इंडस्ट्री, जहाँ पे वो प्रोसेस करते होंगे, जहाँ पे प्रोक्योर करते होंगे वीट से और फिर उसको प्रोसेस करके फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट को भेजते होंगे। सो दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, आई मीन indirectly associated with the state. Third category, remaining industries in which there were, I mean last category जो थी बची प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, बट उनको भी फंक्शनिंग करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी। और लाइसेंस इसलिए क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट का ये कंसर्न था कि क्योंकि क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स थे, तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि सिर्फ वही चीज़ प्रोड्यूस हो जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रोडक्शन को लिमिट में रखने के लिए लाइसेंस का यूज़ किया गया था। प्रोमोटिंग न्यू इंडस्ट्री एज वेल इंडस्ट्री रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक, एक्सपेंडिंग ऑपरेशन। लाइसेंस का एक और फंक्शन था कि लाइसेंस उन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, जो इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड रीजन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले। गवर्नमेंट का एम मल्टीपल एम रहते हैं, ठीक, तो उसमें से एक एम था कि उनको बैकवर्ड रीजन को प्रमोट करना था, नहीं तो बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटी हो सकती थी। फॉर एग्जांपल एक तरफ हमारे पास मुंबई जैसा शहर होता और फिर एक तरफ हमारे पास बिल्कुल ऐसा शहर होता जो कि बिल्कुल डेवलप नहीं है। तो उस रीजनल डिस्पैरिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना शुरू किया बैकवर्ड रीजन में। और जो इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं बैकवर्ड रीजन में अपनी यूनिट इस्टेब्लिश कर दी थी,
को कुछ सर्टेन कंसेशन दिए जाते थे, टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे. द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. नाउ आज भी टाइम में हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम उन स्टेट्स को, उन रीजन्स को बोलते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करती है, अप्लाई करती है. ठीक. लाइसेंसिंग वाज मेंट टू लिमिट द क्वांटिटी प्रोडक्शन because production should not be more than the economic requirement, and the resources that were used in production could had been used in other priority stuffs. 1955 में करवे कमेटी बैठी, जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी बोलते हैं, और उसने बोला कि विलेजेस में भी, क्योंकि विलेजेस में लैंड लेस लेबर बहुत ज़्यादा थे और विलेज को भी हमें प्रमोट करना था, डेवलप करना था, तो विलेजेस में भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हैं. विलेज डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ये एजेंडा था, या ये बोल सकते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि वो हर इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल एसेट्स चाहिए होते हैं. ठीक. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो भी एसेट्स चाहिए थे वो कम थे कंपेयर टू द मेजर इंडस्ट्रीज़. तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो 5 लाख था. आज के टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के आसपास है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर बिलीव टू बी मोर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो ऑटोमेशन को सब अफोर्ड कर सकें. These industries cannot compete with the weak industrial firm and hence required to be shielded from the large firms. This is done by reserving production. क्योंकि ये ऑटोमेट नहीं कर सकते तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू मेजर इंडस्ट्रीज़. और इसलिए अगर आप इनको देखोगे कि इफ़ दे कैन कम्पीट इन मार्केट, सो नो दे कैन नॉट, क्योंकि इनके प्रोड्यूस अगर हाई होंगे तो ऑफकोर्स जो सस्ती प्रोड्यूस की तरफ ही कंज्यूमर वही खरीदेगा जो उसको सस्ता मिलेगा. तो इस चीज़ को आई मीन तो टू प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्रॉम दिस इंटेंसिव कंपटीशन इन द मार्केट, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो भी प्रोडक्शन था उनका रिज़र्व कर दिया. रिज़र्व प्रोडक्शन मतलब कि गवर्नमेंट स्टार्टेड बाइंग अ रिजर्व यूनिट फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज़. तो फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा ब्रेड इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे क्या कहते हैं, लेट्स से 5 टन्स ऑफ ब्रेड हम आपसे ईयरली प्रोक्योर करेंगे. ठीक. तो दैट 5 टन्स, तो उस इंडस्ट्री के पास एटलीस्ट 5 टन का बिजनेस फॉर ईयरली वॉज फिक्स्ड. दे वर ऑल्सो गिवन द कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट. So thank you very much. Stay tuned for the last part. I know कि लेक्चर्स थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं, बट आई बिलीव दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इकोनॉमिक्स बेसिक्स हैं और ये आपको हेल्प करेगा आगे ये समझने में कि हमारा करंट फ्रेमवर्क जो भी इकोनॉमी का है वो क्यों, कब, कैसे, कहाँ से आया है. तो अगर आप एक बार थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दोगे तो आई एम श्योर कि आपको आगे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. ऑल्सो मैंने इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश की है. सो वंस आपने एक बार फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप NCERT पढ़ो, और अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो आई एम श्योर कि इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को सुनने के बाद यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर, please feel free to post it in the comment, or you have any other query regarding any other topic, you can post it in the comment. Thank you very much. I'll see you soon.